नमस्कार साथियों, मैं धर्मराज आपका स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल सक्सेस जंक्शन पर। आज इस वीडियो के माध्यम से हम भारत के उच्चतम न्यायालय यानी सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के विषय में जानेंगे। और इस वीडियो का जो चर्चा का आधार रहने वाला है आज, यानी जो विषय वस्तु रहने वाला है, वो है उच्चतम न्यायालय का अस्तित्व में आना, फिर उच्चतम न्यायालय का गठन जो अनुच्छेद 124 में जिसकी चर्चा की गई है, फिर उच्चतम न्यायालय की पीठ जो अनुच्छेद 130 कहता है, उच्चतम न्यायालय की नियुक्ति की क्या योग्यता है, यानी न्यायाधीश की नियुक्ति की योग्यता क्या होनी चाहिए, न्यायाधीश को शपथ कौन दिलाता है, न्यायाधीश की आयु सीमा कितनी होती है, फिर तदर्थ न्यायाधीश और अवकाश प्राप्त न्यायाधीश क्या होता है। उसके साथ ही हम कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश के विषय में जानेंगे। फिर न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है, न्यायाधीश को पद से हटाने की क्या व्यवस्था है, न्यायाधीश के वेतन एवं भत्ते की चर्चा करेंगे। साथ ही उच्चतम न्यायालय की कौन कौन सी शक्तियां हैं। उसके बाद फिर हम महत्वपूर्ण चर्चित फैसले को देखेंगे जो कि यदा कदा आपके जहन में आता होगा कि ये फैसला आखिर है क्या, तो उस फैसले के विषय में चर्चा कर लेंगे। फिर हम अंत में कुछ अभ्यास प्रश्न को करेंगे। चूँकि विषय वस्तु थोड़ा लंबा है तो वीडियो भी लंबा होने जा रहा है। आप वीडियो को धैर्यपूर्वक अंत तक देखिएगा और मैं उम्मीद करता हूँ कि आप इस वीडियो को जब देख लेंगे तो आपको जो है एग्ज़ाम में सुप्रीम कोर्ट से रिलेटेड जो भी प्रश्न आएंगे आप भरसक उस प्रश्नों का उत्तर देने में सक्षम होंगे। इस वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि हमें ये भरोसा हो सके कि आप हमारे साथ बने हुए हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहला है कि उच्चतम न्यायालय का अस्तित्व में आना। तो दोस्तों, हम यह बात जानते हैं कि सुप्रीम कोर्ट की जो अवधारणा है वो अमेरिका के संविधान से कहीं ना कहीं प्रेरित है। कहाँ से? तो अमेरिका के संविधान से। कहाँ से प्रेरित है? तो सुप्रीम कोर्ट की जो अवधारणा है कहीं ना कहीं अमेरिका से प्रेरित है। लेकिन भारतीय संविधान ने अमेरिकी संविधान से उलट यानी विपरीत एकीकृत न्याय व्यवस्था की स्थापना की है। कौन सी व्यवस्था? तो एकीकृत न्याय व्यवस्था। एकीकृत क्या है? एकीकृत न्याय व्यवस्था मान के चलिए ये न्यायिक व्यवस्था का एक पिरामिड है जिसपे कि ऊपर पे अगर सुप्रीम कोर्ट को मान लें, नीचे फिर बीच में हाई कोर्ट को मान लें, फिर अंत में डिस्ट्रिक्ट कोर्ट या फिर अधीनस्थ न्यायालय। अधीनस्थ न्यायालय। तो ये जो है ये एक पिरामिड के तौर पर अगर शक्ति के तौर पे देखें तो सुप्रीम कोर्ट सबसे ऊपर होता है, उसके बाद हाई कोर्ट होता है और उसके बाद फिर डिस्ट्रिक्ट कोर्ट होता है यानी अधीनस्थ न्यायालय होता है। तो इन सब को मिलाकर जो सबसे सुप्रीम होता है वो सुप्रीम कोर्ट होता है। जैसे कि अमेरिका में जो है इसमें इसमें शीर्ष स्थान पर सुप्रीम कोर्ट होता है और फिर सुप्रीम कोर्ट के नीचे जो होता है वो हाई कोर्ट होता है, या फिर हाई कोर्ट के नीचे जो होता है वो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, जिला न्यायाधीश जिसको कहते हैं, या फिर अधीनस्थ न्यायालय होता है। न्यायालय की यह एकल व्यवस्था भारत शासन अधिनियम 1935 से ग्रहण की गई थी। चूँकि भारत शासन अधिनियम 1935 से, भारत शासन अधिनियम 1935 ये जो संविधान का बहुत सारा प्रावधान है जो कि अमेरिका से प्रेरित है, लेकिन यह जो एकल व्यवस्था है वो भारत शासन अधिनियम 1935 से ग्रहण की गई थी। वहीं दूसरी ओर देखें अमेरिका में जो है न्यायालय की दोहरी व्यवस्था है। कौन सी व्यवस्था? तो दोहरी व्यवस्था, एक केंद्र के लिए और दूसरा राज्य के लिए। जबकि हमारे देश में क्या है, राज्य हो केंद्र हो सबके लिए एक ही व्यवस्था है, भले ही कोर्ट अलग अलग है, लेकिन जो सुप्रीम है सुप्रीम कोर्ट, इनके पावर को हर न्यायालय को मानना होता है। अर्थात अगर अमेरिका की बात करें तो संघीय कानून मतलब संघ के लिए अलग वहाँ कानून है और राज्य के लिए अलग कानून है। तो अमेरिका से कहीं ना कहीं प्रेरित अवश्य है, लेकिन अमेरिका में वहाँ दोहरी शासन व्यवस्था है, मतलब न्यायालय की दोहरी शासन व्यवस्था है। वहीं भारत में जो है एकल शासन व्यवस्था है, मतलब सुप्रीम कोर्ट ही यहाँ सुप्रीम हो। अगर डिस्ट्रिक्ट कोर्ट कोई फैसला दे देता है, आप उसे असंतुष्ट हैं तो हाई कोर्ट में जा सकते हैं, हाई कोर्ट के फैसले से भी असंतुष्ट हैं तो आप डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं। दोस्तों, स्वतंत्रता पूर्व जो है भारत शासन अधिनियम 1935 के तहत संघीय न्यायपालिका की व्यवस्था की गई थी। कौन सी व्यवस्था? संघीय न्यायपालिका की व्यवस्था। भारत शासन अधिनियम 1935 के तहत संघीय न्यायपालिका
संघीय न्यायपालिका की व्यवस्था थी। कब? तो स्वतंत्रता पूर्व। स्वतंत्रता पूर्व। स्वतंत्रता पूर्व जो है भारत शासन अधिनियम के तहत संघीय न्यायपालिका की व्यवस्था की गई थी। स्वतंत्रता के बाद जो है 18 जनवरी 1950 के उद्घाटन के बाद उत्तराधिकारी के रूप में उच्चतम न्यायालय की स्थापना की गई। तो आप इसे कह लें उत्तराधिकारी के रूप में, उत्तराधिकारी के रूप में उच्चतम न्यायालय की व्यवस्था की गई। कब की गई? तो 28 जनवरी 1950 को की गई थी। इस दिन स्थापना की गई थी। हालांकि 26 जनवरी 1950 को ही अस्तित्व में आ गया था, जो कि पहले मुख्य न्यायाधीश हीरालाल जेकानिया जो थे 26 जनवरी 1950 को वो मुख्य न्यायाधीश बन चुके थे। लेकिन स्थापना जो की गई थी 28 जनवरी 1950 को इसका उद्घाटन किया गया था। तो ये था, आप जान लें कि उत्तराधिकारी के रूप में भारतीय संघीय न्यायपालिका जो है इसके उत्तराधिकारी के रूप में ही उच्चतम न्यायालय की स्थापना की गई थी। संविधान में जो है भारतीय संविधान के भाग 5 अनुच्छेद 124 से 147 के बीच जो है उच्चतम न्यायालय के गठन और उसकी स्वतंत्रता, न्याय क्षेत्र, शक्तियाँ और प्रक्रिया आदि का उल्लेख किया गया है। तो याद रखेंगे भाग 5 अनुच्छेद 124 से 147 के बीच। अब हम उच्चतम न्यायालय के गठन की बात कर ले तो स्वतंत्रता पूर्व में इधर लिख देता हूं, स्वतंत्रता पूर्व। अब उच्चतम न्यायालय के गठन की बात कर लेते हैं। आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। भाग 5 में अनुच्छेद 124 से 147 के बीच उच्चतम न्यायालय के गठन, स्वतंत्रता, न्याय क्षेत्र, शक्तियाँ और प्रक्रिया आदि का उल्लेख किया गया है। भाग 5 अनुच्छेद 124 से 147 याद रखेंगे। साथ ही भारत शासन अधिनियम से कहीं न कहीं संघीय न्यायपालिका की व्यवस्था की गई थी, स्वतंत्रता पूर्व में की गई थी। उसके उत्तराधिकारी के रूप में यानी प्रतिरूप के रूप में उच्चतम न्यायालय की स्थापना यानी उसका उद्घाटन जो है 28 जनवरी 1950 को किया गया और यहाँ एकल व्यवस्था अपनाई गई। न्याय की जो है एकल व्यवस्था अपनाई गई। गठन की बात कर लेते हैं अब हम। तो अनुच्छेद 124 के विषय में जान लेते हैं। अनुच्छेद 124 क्या कहता है? अनुच्छेद 124 कहता है उच्चतम न्यायालय की स्थापना एवं गठन। उच्चतम न्यायालय की स्थापना एवं गठन। तो स्थापना एवं गठन की बात की गई है। स्थापना एवं गठन की बात अनुच्छेद 124 में। प्रारंभ में सुप्रीम कोर्ट में केवल एक मुख्य न्यायाधीश और 7 अन्य न्यायाधीश की व्यवस्था थी। कितने? प्रारंभ में एक जो है CJI होंगे यानी चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया प्लस 7 अन्य न्यायाधीश होंगे। प्रारंभ में ऐसी व्यवस्था की गई थी। लेकिन फरवरी 2009 में जो है केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट के कुल न्यायाधीश की संख्या 26 से बढ़ाकर 31 कर दी गई थी। बाद के वर्षों में यह संख्या बढ़ती गई थी। फिर 2009 में जो है इसकी संख्या जो है 26 से बढ़ाकर केंद्र सरकार जो है 31 इसकी संख्या कर दिया, मतलब केंद्र सरकार के द्वारा यह संख्या जो बढ़ाकर 31 कर दिया गया था। पहले था 26, उसके बाद फिर 31 कर दिया गया था। कौन? तो केंद्र सरकार के द्वारा। तो यहाँ से आप एक चीज़ अवश्य समझ लेंगे, ये तो बात आपको समझ में आ गया होगा कि केंद्र सरकार अगर चाहे तो सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों की संख्या बढ़ा सकता है संविधान में संशोधन करके भी। लेकिन वर्तमान में जो है न्यायाधीशों की कुल संख्या जो है मुख्य न्यायाधीश सहित जो है वो 34 है। वर्तमान में कितना है? एक जो है CJI होंगे यानी चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया प्लस 33 जो है अन्य न्यायाधीश होंगे, अन्य न्यायाधीश। तो वर्तमान में जो है अगर एग्ज़ाम में आता है तो आप 34 ऑप्शन को टिक करेंगे। तो एक जो है CJI होंगे, CJI मतलब चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, भारत के मुख्य न्यायाधीश, साथ ही 33 जो है अन्य न्यायाधीश होंगे। अब हम उच्चतम न्यायालय की पीठ की बात कर लेते हैं, जो कि अनुच्छेद 130 में जिसकी चर्चा की गई है। पीठ मतलब यानी स्थान।
तो अगर हम पीठ की बात कर लें तो अनुच्छेद 130 अनुच्छेद 130 जो है यह व्यवस्था करता है कि सुप्रीम कोर्ट की पीठ जो है नई दिल्ली में है, चूँकि अभी वर्तमान में जो है मतलब पीठ की बात करता है कि सुप्रीम कोर्ट का कहाँ कहाँ मतलब ब्रांच कह लें, एक तरह से ब्रांच हो सकता है। तो अभी जो है सुप्रीम कोर्ट जो है वो नई दिल्ली में है। कहाँ है? पीठ जो है नई दिल्ली में है। वर्तमान में जो है सुप्रीम कोर्ट का पीठ जो है नई दिल्ली में है, लेकिन जो भारत के मुख्य न्यायाधीश है उसको यह अधिकार होता है कि मतलब सुप्रीम कोर्ट की पीठ किसी और स्थान पर भी राष्ट्रपति के पूर्व अनुमति से स्थापित कर सकता है। यानी भारत के मुख्य न्यायाधीश को यह राइट है कि वह सुप्रीम कोर्ट का अगर चाहे तो कहीं और पीठ भी स्थापित कर सकता है, लेकिन उसके लिए राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति चाहिए होती है। तो राष्ट्रपति के पूर्व अनुमति से CJI जो है किसी जगह पीठ स्थापित कर सकते हैं। तो आप इसमें दो बातें याद रखेंगे। वर्तमान में जो है सुप्रीम कोर्ट का पीठ जो है नई दिल्ली में है, और अगर सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश चाहें तो इसके पीठ को कहीं और भी स्थापित कर सकते हैं। उसके लिए राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति चाहिए होती है। दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश के नियुक्ति की योग्यता की बात करें तो कोई व्यक्ति अगर न्यायाधीश पद के दावे को अपना मतलब प्रस्तुत करता है तो उसके लिए कुछ निर्धारित शर्तें हैं, जिसमें कि पहला है वह भारत का नागरिक हो, 5 वर्षों तक हाई कोर्ट में जज के रूप में कार्य किया हो। वो जो है एक कोर्ट में कर सकता है या फिर 2 कोर्ट में या 2 से अधिक कोर्ट में 5 वर्षों तक जज के रूप में कार्य किया हो। फिर 10 वर्षों तक जो है वो किसी एक कोर्ट में या 2 कोर्ट में या 2 से अधिक कोर्ट में एडवोकेट के रूप में कार्य किया हो। मतलब उन्होंने वकील का जो है कार्य किया हो, वकालत की प्रैक्टिस की हो 10 वर्षों तक। अंत में जो है राष्ट्रपति की नज़र में वो एक विख्यात विधिवेत्ता रहा हो या फिर मतलब डिस्टिंग्विश्ड जूरिस्ट रहा हो, विख्यात या कुशल विधिवेत्ता रहा हो। तो ये शर्तें हैं न्यायाधीश के पद की योग्यता के लिए। अब हम शपथ की बात करें तो जो है सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश जो है 3री अनुसूची के तहत शपथ ग्रहण करते हैं, और शपथ जो है राष्ट्रपति दिलाते हैं। सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश या अन्य न्यायाधीश को शपथ कौन दिलाते हैं? तो भारत के महामहिम यानी राष्ट्रपति दिलाते हैं। किस अनुसूची में इसकी चर्चा की गई है? तो अनुसूची 3 में जो है शपथ की चर्चा की गई है। अब हम न्यायाधीश के आयु सीमा की बात करें तो सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश की जो है नियुक्ति की आयु सीमा निर्धारित नहीं की गई है। अगर सेवानिवृत्ति की बात करें तो 65 वर्ष में उसकी सेवानिवृत्ति हो जाती है, यानी नियुक्ति के लिए कोई आयु सीमा निर्धारित नहीं की गई है। और बात करें सेवानिवृत्ति की तो 65 वर्ष में वो रिटायर हो जाते हैं। सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश 65 वर्ष में रिटायर हो जाते हैं। तो उनकी आयु सीमा कितनी है? तो 65 वर्ष। नियुक्ति के लिए कोई न्यूनतम आयु सीमा का वर्णन संविधान में नहीं किया गया है। चलिए अब हम तदर्थ न्यायाधीश की बात कर लें। तदर्थ न्यायाधीश को इंग्लिश में एडहॉक जज कहते हैं, जो कि अनुच्छेद 127 में इसकी चर्चा की गई है। क्या होता है तदर्थ न्यायाधीश? मतलब जब सुप्रीम कोर्ट में कोई कोरम या गणपूर्ति यानी जो आवश्यक संख्या होता है उसी को कोरम कहते हैं, उसी को गणपूर्ति भी कहते हैं। तो जो आवश्यक संख्या है उसका अभाव हो तब जो है भारत के मुख्य न्यायाधीश हाई कोर्ट के जज को सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश की योग्यता जो रखता है उसको राष्ट्रपति के पूर्व सहमति से सुप्रीम कोर्ट का न्यायाधीश उसे नियुक्त कर सकता है। तो उसे ही तदर्थ न्यायाधीश कहते हैं। मतलब कि भारत का मुख्य न्यायाधीश जो है किसी हाई कोर्ट के जज को, जो कि सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश की योग्यता रखता हो, राष्ट्रपति के पूर्व सहमति से
सुप्रीम कोर्ट का न्यायाधीश, सुप्रीम कोर्ट का जज जो है नियुक्त कर सकता है, उसी को कहते हैं तदर्थ न्यायाधीश। तो इस डायग्राम के माध्यम से, इस डायग्राम को आप शब्दों में पिरो सकते हैं। भारत के मुख्य न्यायाधीश सुप्रीम कोर्ट के किसी भी मतलब वकील को या न्यायाधीश को, हाई कोर्ट के किसी भी न्यायाधीश को, हाई कोर्ट के किसी भी न्यायाधीश को जो कि सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश की योग्यता रखता हो। योग्यता क्या है? तो योग्यता ये सब है, जो कि सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश की योग्यता रखता हो, राष्ट्रपति के पूर्व सहमति से सुप्रीम कोर्ट का जज नियुक्त कर सकता है, उसी को तदर्थ न्यायाधीश कहते हैं। अवकाश प्राप्त न्यायाधीश क्या होता है? मतलब भारत के मुख्य न्यायाधीश राष्ट्रपति के पूर्व सहमति से सुप्रीम कोर्ट हो या फिर हाई कोर्ट हो, इसके अवकाश प्राप्त न्यायाधीश को जो कि सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश की योग्यता रखता हो। योग्यता कौन सी है? तो ये सारी योग्यता है। अगर वो योग्यता रखता हो तो उसे सुप्रीम कोर्ट का न्यायाधीश नियुक्त कर सकता है। और जो है अवकाश प्राप्त न्यायाधीश का वेतन एवं भत्ता जो है राष्ट्रपति द्वारा निर्धारित होता है। तो राष्ट्रपति द्वारा वेतन और भत्ता, तो वेतन और भत्ता की बात करें तो राष्ट्रपति द्वारा निर्धारित की जाती है। अब हम कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश की बात कर लेते हैं। कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश की बात करते हैं, जो कि अनुच्छेद 126 में इसकी चर्चा की गई है। कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश को मैं शॉर्ट में लिख दे रहा हूँ, CJI यानी चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। तो कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश कौन होते हैं? दोस्तों अनुच्छेद 126 में इसकी चर्चा की गई है। अगर कोई पूछे अनुच्छेद तो आप अनुच्छेद 126 बताएंगे। राष्ट्रपति द्वारा जो है कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति की जाती है। किनके द्वारा? तो राष्ट्रपति द्वारा नियुक्ति। कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है? हर एक का नियुक्ति तो राष्ट्रपति ही करते हैं। ऐसा क्यों किया जाता है? जब लगे कि भारत के मुख्य न्यायाधीश का पद रिक्त हो, मतलब भारत के मुख्य न्यायाधीश का पद अगर रिक्त हो जाता है तो उस वक्त जो है कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति की जाती है। या फिर भारत के मुख्य न्यायाधीश कुछ समय के लिए अगर अनुपस्थित हो अथवा मुख्य न्यायाधीश अपने कार्यों को करने में सक्षम ना हो, तो उस वक्त जो है कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति की जाती है। कब की जाती है? पद जब रिक्त हो, पद रिक्त के समय, उसके बाद फिर अनुपस्थित हो, अनुपस्थिति की स्थिति में, या फिर सक्षम ना हो। अगर राष्ट्रपति को लगे कि जो मुख्य न्यायाधीश है वो कार्य करने में सक्षम नहीं है, तो उस वक्त कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति की जाती है। या फिर उनके पद की अगर रिक्तता महसूस की जा रही है तो उस वक्त जो है कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश की चर्चा की जाती है। अनुच्छेद 126। चलिए अब हम अनुच्छेद तदर्थ न्यायाधीश को जान लेते हैं। अनुच्छेद 127 में इसकी चर्चा की गई है। फिर अवकाश प्राप्त न्यायाधीश अनुच्छेद 128 में इसकी चर्चा की गई है। फिर कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश अनुच्छेद 126 में इसकी चर्चा की गई है। आप ये तीनों अनुच्छेद और तीनों नाम याद रखेंगे, कहीं ना कहीं एग्जाम में इससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। मुख्य न्यायाधीश के नियुक्ति की बात कर लें तो अनुच्छेद 124 क्लाउज 2 में जो है इसकी व्यवस्था की गई है कि मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति जो है भारत के राष्ट्रपति करेंगे। ये व्यवस्था की गई है अनुच्छेद 124 क्लाउज 2 में कि मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति जो है वो भारत के राष्ट्रपति करेंगे। ऐसा कैसे कर पाएंगे राष्ट्रपति? तो इसके लिए है कि सुप्रीम कोर्ट के अन्य न्यायाधीशों, उसके साथ ही साथ हाई कोर्ट के न्यायाधीशों के सलाह के बाद जिसका नाम आएगा उसी को मुख्य न्यायाधीश राष्ट्रपति के द्वारा नियुक्त किया जाएगा। साथ ही इसी व्यवस्था को अन्य न्यायाधीश की नियुक्ति के संदर्भ में भी फॉलो किया जाता है। लेकिन इसमें एक बात जोड़ा गया है, इसमें जो है भारत के मुख्य न्यायाधीश का परामर्श आवश्यक हो जाता है। यानी अन्य न्यायाधीशों की नियुक्ति के संदर्भ में मुख्य न्यायाधीश का परामर्श आवश्यक हो जाता है। दोस्तों सामान्यतः जो है यह परंपरा रही है कि सुप्रीम कोर्ट के जो वरिष्ठतम न्यायाधीश हैं वो भारत के मुख्य न्यायाधीश के रूप में नियुक्त कर दिए जाते थे। लेकिन ये जो प्रोसेस है 1950 से 73 तक तो चला, लेकिन 1973 ईस्वी में इंदिरा गांधी की सरकार में MN रे जो न्यायाधीश थे इनको मुख्य न्यायाधीश नियुक्त कर दिया गया था, जबकि इसके नीचे 3 अन्य वरिष्ठ न्यायाधीश थे। इसी प्रकार 1977 में भी
मिर्ज़ा अब्दुल्लाह बेग को जो है मुख्य न्यायाधीश के रूप में नियुक्त कर दिया गया था, जबकि इसके नीचे भी 3 अन्य वरिष्ठ न्यायाधीश थे। तो इस व्यवस्था को देखते हुए, सरकार की इस स्वतंत्रता को देखते हुए सुप्रीम कोर्ट जो है 2 न्यायाधीश मामले 1993 ईस्वी में यह व्यवस्था करती है कि जो है अब वरिष्ठतम न्यायाधीश को ही मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किया जाएगा। तो 1993 ईस्वी में यह व्यवस्था कर देती है कि वरिष्ठतम न्यायाधीश को ही मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किया जाएगा, क्योंकि सरकार ने देखा कि जो है कहीं ना कहीं ये सीनियर का अपमान होता है, तो जो सीनियर है उनका अपमान ना हो, इसलिए यह व्यवस्था की गई 1993 ईस्वी में। कौन सा मामला? तो 2 न्यायाधीश मामला था, उसमें जो है वरिष्ठतम न्याय प्रणाली को अपनाया गया और यह कहा गया कि यह सरकार को मानना बाध्य होगा, यानी सरकार मानेगी ही कि वरिष्ठतम न्यायाधीश को ही मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किया जाएगा। कॉलेजियम प्रणाली के विषय में जानते हैं। तो न्यायाधीशों की नियुक्ति से संबंधित इस प्रणाली की जो उत्पत्ति है सुप्रीम कोर्ट द्वारा दिए गए निर्णय के आधार पर हुआ, जिसे 3 जजेज केस कहते हैं, 3 जजेज केसेज कहते हैं। मुख्य न्यायाधीश की अध्यक्षता वाली कॉलेजियम व्यवस्था में जो है मुख्य न्यायाधीश के अलावा 4 वरिष्ठ न्यायाधीश जो हैं होते हैं इसमें, जिनके सलाह लेने के बाद ही मुख्य न्यायाधीश सरकार को सिफारिश भेजता है, जिसे मानने के लिए सरकारी बाध्य होता है। मतलब न्यायाधीश की नियुक्ति के संदर्भ में एक सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश, साथ ही साथ 4 जो है वरिष्ठ न्यायाधीश होंगे इस प्रणाली में, जो कि न्यायाधीशों की सूची के नाम को सरकार को भेजता है, जिसको सरकार को मानना बाध्य होता है। तो इस व्यवस्था को ही कॉलेजियम प्रणाली कहते हैं। अब हम न्यायाधीश को हटाने की बात करते हैं। तो इसमें जो है अनुच्छेद 124 क्लॉज 4 में इसकी चर्चा की गई है। हटाने की प्रक्रिया में अनुच्छेद 124 क्लॉज 4 में इसकी चर्चा की गई है। सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश को राष्ट्रपति द्वारा हटाया जा सकता है। तो आप याद रखेंगे कि राष्ट्रपति द्वारा हटाया जा सकता है, राष्ट्रपति द्वारा हटाया जा सकता है। साथ ही सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों को केवल महाभियोग की प्रक्रिया द्वारा हटाया जा सकता है। तो किसके द्वारा? महाभियोग की प्रक्रिया द्वारा, महाभियोग की प्रक्रिया द्वारा हटाया जा सकता है। इसके साथ ही साथ संसद में जो है उपस्थित मतलब संसद में बहुमत सदस्य उपस्थित होना चाहिए। साथ ही उपस्थित एवं मत देने वाले सदस्यों का 2/3 मत आवश्यक हो जाता है न्यायाधीश को पद से हटाने की। इसके साथ अगर पद को हटाने का आधार समझें तो इसमें पहला है कि आधार, अगर पद से हटाने का अगर हम आधार समझें तो पहला है कदाचार या दुर्व्यवहार। कदाचार के आधार पर उसको हटाया जा सकता है, या फिर दुर्व्यवहार के आधार पर न्यायाधीश को हटाया जा सकता है, या फिर कार्य करने में असमर्थ अगर होते हैं तो उस आधार पर भी हटा दिया जा सकता है। तो कार्य की असमर्थता, तो इन 2 आधारों पर जो है न्यायाधीश को हटाया जा सकता है, जिसमें कि कदाचार अगर किसी न्यायाधीश पर साबित हो जाए तो उस वक्त उसे पद से हटाया जा सकता है, या फिर दुर्व्यवहार कह लें। फिर कार्य करने में अगर वो असमर्थ होते हैं तो उस आधार पर भी न्यायाधीश को हटाया जा सकता है। दोस्तों, यह एक रोचक तथ्य है कि सुप्रीम कोर्ट के किसी भी न्यायाधीश पर अब तक जो है महाभियोग की प्रक्रिया नहीं लाई गई है। पहला और एकमात्र महाभियोग का जो मामला है, सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश वी रामास्वामी, जो कि 1991 से 1993 के बीच में न्यायाधीश थे। तो कौन थे? वी रामास्वामी 1991 से 1993 के बीच न्यायाधीश थे। इनके ऊपर जो है महाभियोग का मामला लाया गया था, लेकिन जांच समिति ने उन्हें जो है जांच समिति इनको जो है दुर्व्यवहार के रूप में दोषी पाया, लेकिन जो है उन पर महाभियोग की प्रक्रिया नहीं लाया जा सका, क्योंकि लोकसभा में जो है कांग्रेस पार्टी जो है मतदान से अलग हो गई थी। तो वी रामास्वामी एकमात्र ऐसे न्यायाधीश है जिनके ऊपर महाभियोग का जो प्रावधान लाया गया था और जांच समिति ने उसको दोषी भी पाया, लेकिन संसद में जो है लोकसभा में कांग्रेस पार्टी मतदान से अलग हो गई। इस वजह से है महाभियोग की प्रक्रिया उन पर नहीं चल पाई। इसके अलावा और किसी पर भी महाभियोग की बात अभी तक सामने नहीं आई है। अगर हम न्यायाधीश के वेतन एवं भत्ते की बात करें तो वेतन की बात कर लें तो
तीसरी अनुसूची के तहत जो है वेतन भारत के संचित निधि से दी जाती है। तो संचित निधि से आप याद रखेंगे, संचित निधि से न्यायाधीशों को वेतन दिया जाता है। फिर जो है सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों का वेतन, भत्ता, विशेषाधिकार या अवकाश एवं पेंशन जो है समय समय पर संसद द्वारा निर्धारित की जाती है। किनके द्वारा? तो संसद द्वारा निर्धारित। किनके द्वारा निर्धारित की जाती है? तो भारतीय संसद द्वारा। उनके वेतन हो, उनका भत्ता क्या होगा, उनका विशेषाधिकार क्या होगा, या फिर उनके रिटायरमेंट के बाद उनका पेंशन कितना रहेगा, तो ये जो निर्धारण कौन करता है? तो आप याद रखेंगे, भारत का संसद निर्धारित करता है। वर्तमान में जो है मुख्य न्यायाधीश का वेतन जो है 2,80,000 रुपये प्रति माह के आसपास है। कितना है CJI का वर्तमान में? तो 2,80,000 के आसपास वर्तमान में वेतन है। और अगर अन्य न्यायाधीश की बात करें तो अन्य न्यायाधीश का जो वेतन है 2,50,000 यानी 2.5 लाख के आसपास इनका वेतन है। तो वर्तमान में मुख्य न्यायाधीश का वेतन 2,80,000 और अन्य न्यायाधीश का 2,50,000। इसके अलावा जो है सरकारी आवास दिया जाता है, मुफ्त टेलीफोन दिया जाता है, बिजली दिया जाता है, फिर यात्रा भत्ता दिया जाता है, मेडिकल सुविधा दिया जाता है, ये सभी व्यवस्थाएं दी जाती है। साथ ही साथ आप एक पॉइंट अवश्य याद रख लेंगे कि अवकाश प्राप्ति के बाद जो है भारत के किसी भी न्यायपालिका के समक्ष जो है वकालत नहीं कर सकते हैं। यानी जो भी न्यायाधीश जो है वो सुप्रीम कोर्ट का रिटायर होते हैं तो भारत के किसी भी न्यायपालिका के समक्ष, यानी भारतीय क्षेत्र में किसी भी न्यायपालिका के समक्ष जो है वो वकालत की प्रैक्टिस नहीं कर सकते हैं। तो ये था वेतन। अब हम देखते हैं उच्चतम न्यायालय की शक्तियाँ। हम उच्चतम न्यायालय की शक्तियों की चर्चा करते हैं। कौन कौन सी शक्तियाँ उच्चतम न्यायालय को संविधान द्वारा प्रदान की गई है। उसमें सबसे पहला है आरंभिक क्षेत्राधिकार, जो कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 131 में इसकी चर्चा की गई है। आरंभिक क्षेत्राधिकार क्या होता है कि आरंभिक क्षेत्राधिकार से आशय है कि कुछ मामलों में सीधा ही सुप्रीम कोर्ट द्वारा सुनवाई की जाती है। तो वो मामले कौन कौन से हैं? मतलब ऐसा मामला जो कि आप सीधा सुप्रीम कोर्ट में उसके ऊपर पिटीशन दायर कर सकते हैं। तो वो मामला है केंद्र एवं राज्य के बीच अगर विवाद होता है किसी चीज़ को लेकर तो सीधा सुप्रीम कोर्ट जाया जा सकता है। वहीं राज्य एवं राज्य के बीच विवाद होता है, दो राज्यों के मध्य अगर विवाद हो जाता है उस स्थिति में भी आप सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं। या फिर दो राज्य या दो से अधिक राज्यों के मध्य विवाद हो जाता है किसी चीज़ को लेकर तो उस स्थिति में भी आप सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं। अब हम अनुच्छेद 32 को देखते हैं। अनुच्छेद 32 के तहत भी किसी नागरिक का अगर मौलिक अधिकार का हनन होता है, जैसे कि हेवियस कॉर्पस, मेंडामस, प्रोहिबिशन, सर्टियरी और क्यू वारंटो जैसे संवैधानिक रीट का अगर हनन होता है तो उस स्थिति में भी आप सीधा सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं। अंबेडकर जी ने अनुच्छेद 32 को ही संविधान की आत्मा कहा था, यानी हार्ट एंड सोल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन किसको कहा था? तो अनुच्छेद 32 को। हालांकि अनुच्छेद 32 को तकनीकी रूप से आरंभिक क्षेत्राधिकार नहीं माना जा सकता है, क्योंकि अनुच्छेद 32 के अंतर्गत जो है यह राज्य एवं व्यक्ति के बीच विवाद हो जाता है, ना कि केंद्र एवं राज्य के बीच या फिर राज्य एवं राज्य के बीच या फिर दो या दो से अधिक राज्यों के बीच। ऐसा कोई मामला नहीं होता, यह राज्य और व्यक्ति के मध्य विवाद हो जाता है। इस वजह से इसको तकनीकी रूप से आरंभिक क्षेत्राधिकार नहीं माना जा सकता है, लेकिन आरंभिक क्षेत्राधिकार के अंतर्गत ही इसको भी रखा गया है। अब हम देखते हैं अपीलीय क्षेत्राधिकार, मतलब अपील करने की शक्ति। तो सुप्रीम कोर्ट जो है भारत का सबसे बड़ा अपीलीय न्यायालय है। यह हाई कोर्ट और अन्य न्यायालयों या फिर ट्रिब्यूनलों के फैसले को जो है उसके खिलाफ अपील सुन सकता है। मौलिक अधिकार से जुड़े मामले जो है अनुच्छेद 132 इसके तहत जो है भारत अपील आप कर सकते हैं। कहाँ? सुप्रीम कोर्ट में। अगर किसी मामलों में संविधान की व्याख्या या मौलिक अधिकारों के उल्लंघन की बात की जाती है तो उस स्थिति में आप सीधा सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं, सीधा सुप्रीम कोर्ट में अपील कर सकते हैं। यानी मौलिक अधिकारों से जुड़े मामले अगर कुछ होते हैं तो आप सीधा सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं। ये अनुच्छेद 32 हमें अधिकार देता है। फिर है दीवानी या आपराधिक मामलों में अपील अनुच्छेद 133 से 134 में जो है इसका जिक्र किया गया है। यदि किसी हाई कोर्ट ने किसी आपराधिक या दीवानी मामलों में गंभीर निर्णय दे दिया है तो आप उस स्थिति में उस हाई कोर्ट के खिलाफ आप सुप्रीम कोर्ट में अपनी याचिका दायर कर सकते हैं। अगला है
विशेष अनुमति याचिका, जिसको कि इंग्लिश में स्पेशल लीव पिटीशन कहते हैं, उसको शॉर्ट फॉर्म में SLP भी कहते हैं। ये जो है इसकी चर्चा अनुच्छेद 136 में की गई है। सुप्रीम कोर्ट को यह विशेष शक्ति दी गई है कि वह किसी भी न्यायालय या फिर ट्रिब्यूनल के फैसले को चुनौती देने की अनुमति दे सकता है। किसी भी व्यक्ति को न्याय नहीं मिलने की स्थिति में वे सीधे ही सुप्रीम कोर्ट में SLP दायर कर सकता है। तो अनुच्छेद 136 में इसकी चर्चा की गई है। अनुच्छेद 133 और 34 में क्या है, दीवानी एवं आपराधिक मामलों में आप सुप्रीम कोर्ट में अपील कर सकते हैं। वही मौलिक अधिकारों से जुड़े मामले जो हैं अनुच्छेद 132 में चर्चा की गई है कि आप सीधा ही सुप्रीम कोर्ट में अपील कर सकते हैं। तो ये 3 था। अपीलीय क्षेत्राधिकार एवं सलाहकार क्षेत्राधिकार की चर्चा करते हैं, जिसकी चर्चा अनुच्छेद 147 में की गई है। इसमें जो कहा गया है कि राष्ट्रपति को यह अधिकार है कि वह सुप्रीम कोर्ट से सलाह ले सकता है, लेकिन वह सलाह जो है अगर वो सुप्रीम कोर्ट देते हैं तो राष्ट्रपति मानने के लिए बाध्य होगा, ऐसा जरूरी नहीं है, ऐसा अनिवार्य नहीं है। वह एक मात्र मार्गदर्शन के लिए कार्य करेगा। तो सलाहकार के क्षेत्राधिकार में हम 2 बिंदु याद रखेंगे। राष्ट्रपति जो सुप्रीम कोर्ट से सलाह ले सकता है अनुच्छेद 143 के तहत, वह सलाह जो है वह बाध्यकारी नहीं है, सिर्फ एक मार्गदर्शन के रूप में सलाह ले सकते हैं। अब हम अन्य क्षेत्राधिकार की बात करें तो अनुच्छेद 32 में जो है रीट क्षेत्राधिकार जो है, इसमें 5 बातों का जिक्र किया गया है, जिसमें कि हेवियस कॉर्पस है, मेंडामस है, सर्टियरी है, क्यू वारंटो है, प्रोहिबिशन है। कहीं ना कहीं एग्जाम में इससे पूछ लिया जाता है कि जो है सर्टियरी क्या होता है। तो एक एक शब्द में आप लिखने की कोशिश करेंगे। अगर कॉपी कलम आप पास रखे हैं तो सबसे पहला हेवियस कॉर्पस को क्या लिखेंगे, तो अवैध गिरफ्तारी से मुक्ति। हेवियस कॉर्पस क्या है, अवैध गिरफ्तारी से मुक्ति। मेंडामस क्या है, सरकारी अधिकारियों को कार्य करने का आदेश देना। मेंडामस क्या है, सरकारी अधिकारियों को कार्य करने का आदेश देना। कौन देता है, सब सुप्रीम कोर्ट जारी करता है। रीट जो है सुप्रीम कोर्ट ये द्वारा ये जारी करता है, हालांकि हाई कोर्ट का भी रीट जारी करने का अधिकार है, लेकिन अनुच्छेद 32 के तहत जो है आप 5 बातों को ही याद रखेंगे। हेवियस कॉर्पस, मेंडामस। हेवियस कॉर्पस मैंने बताया कि अवैध गिरफ्तारी से मुक्ति। मेंडामस सरकारी अधिकारियों को कार्य करने का अधिकार, मतलब आदेश देना। अगर कोई अधिकारी सही रूप से कार्य नहीं कर रहा है तो सुप्रीम कोर्ट आदेश देता है। सर्टेरी क्या है कि गलत आदेश को रद्द करना। सर्टेरी गलत आदेश को रद्द करना। क्यू वारंटो अवैध रूप से पद धारण को चुनौती देना। अगर कोई व्यक्ति अवैध रूप से किसी पद को धारण करता है तो उसको चुनौती सुप्रीम कोर्ट में दी जा सकती है। तो क्यू वारंटो अवैध रूप से पद धारण को चुनौती देना। उसके बाद प्रोहिबिशन क्या होता है, निचले अदालत को उनकी सीमा से बाहर जाने से रोकना। मतलब निचली अदालत अपनी सीमा से अगर बाहर जाता है तो प्रोहिबिशन के द्वारा उसे रोका जा सकता है। तो आप इस बात को लिख लेंगे। हिट करने वाले पॉइंट मैंने आपको बता दिए हैं, आप उसको याद रखेंगे। कहीं भी इससे रिलेटेड क्वेश्चन आता है तो आप उसे सॉल्व कर सकते हैं। इसके अलावा भी जो है अन्य अधिकार में जो है सुप्रीम कोर्ट को है कि वह राष्ट्रपति एवं उपराष्ट्रपति के निर्वाचन से संबंधित किसी भी प्रकार के विवादों का निपटारा करता है। कौन करता है, सुप्रीम कोर्ट। तो राष्ट्रपति एवं उपराष्ट्रपति के निर्वाचन के विवादों का निपटारा करता है, विवादों का निपटारा करता है। अब अगला क्या है, तो यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन यानी यूपीएससी के अध्यक्ष जो उसके होते हैं एवं उनके सदस्य हैं, उनके व्यवहार एवं उसके आचरण की भी जांच की जाती है। यानी उनके आचरण को देखा जाता है कि ये कार्य सही रूप से कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। ये भी काम होता है सुप्रीम कोर्ट का ही। इसके अलावा अपने स्वयं के फैसले की समीक्षा करने की शक्ति इसे दी गई है, जिसको न्यायिक पुनरावलोकन कहते हैं। यानी न्यायिक पुनरावलोकन की शक्ति, यानी जो ये निर्णय दे चुके हैं उस मामलों में अगर चाहें तो उस निर्णय को वो बदल भी सकते हैं। अगला है संविधान का इकलौता व्याख्याता। मतलब सुप्रीम कोर्ट जो है एकमात्र ऐसी संस्था है जो संविधान की व्याख्या करता है। यानी संविधान को वो उसकी व्याख्या करने का अधिकार जो है वो सुप्रीम कोर्ट को दिया गया है। इसके अलावा अगर हाई कोर्ट के लंबित मामले पड़े होते हैं तो सुप्रीम कोर्ट जो है उसको मंगवा सकता है और उसका निपटारा करवा सकता है। इसके अलावा सुप्रीम कोर्ट को मतलब सुप्रीम कोर्ट के आदेश जो है सभी न्यायालयों के लिए बाध्यकारी होता है। ये आप बातें याद रखेंगे। अब हम कुछ महत्वपूर्ण फैसलों पर चर्चा करते हैं, उसके बाद फिर अभ्यास प्रश्न को कर इस वीडियो को यहीं पर समाप्त करेंगे। तो महत्वपूर्ण फैसले में सबसे पहले आपने सुना होगा कि केशवानंद भारती का मामला। केशवानंद भारती केस 1973 में जो किया गया था, आप सुन लें, अगर हो सकता है तो आप इसे लिख भी लें। तो केशवानंद भारती केस 1973 में जो किया गया था, इस मामले में जो है संविधान का मूल ढांचा सिद्धांत स्थापित किया गया था।
कौन सा ढांचा? संविधान का मूल ढांचा स्थापित किया गया था। केशवानंद भारती मामला कब हुआ था? 1973 ईस्वी में। इसमें संविधान के मूल ढांचा का सिद्धांत दिया गया था। दूसरा था मिनर्वा मिल का केस, जो 1980 ईस्वी में मतलब ये घटना घटी थी। तो इस मामले के तहत जो है यह कहा गया था कि संविधान के मूल ढांचे को नहीं बदला जा सकता है। तीसरा था एसआर बोमई केस, जो कि 1994 में हुआ था। इसमें जो है राष्ट्रपति शासन के दुरुपयोग को रोकने का महत्वपूर्ण फैसला लिया गया था। तो एसआर बोमई केस याद रखेंगे, राष्ट्रपति शासन के दुरुपयोग को रोकने का फैसला लिया गया था। मिनर्वा मिल्स याद रखेंगे, संविधान के मूल ढांचे में नहीं बदलाव किया जा सकता है। उसके बाद केशवानंद भारती केस याद रखेंगे, इस मामले में संविधान के मूल ढांचे का सिद्धांत दिया गया था। अंतिम है मनोहर लाल शर्मा बनाम नरेंद्र मोदी केस, जो है 2018 में था, जिसमें राफेल सौदे में सुप्रीम कोर्ट ने सरकार को क्लीन चिट दी थी। तो मनोहर लाल शर्मा बनाम नरेंद्र मोदी 2018 ईस्वी में राफेल सौदे में सरकार ने, सुप्रीम कोर्ट ने सरकार को क्लीन चिट दिया था। चलिए हम 5-10 जो है अभ्यास के प्रश्न कर लेते हैं, जो आपने अभी तक इतने इस टॉपिक को अगर गंभीरता से समझा है, गंभीरता से लिया है, तो आप इन प्रश्नों का उत्तर भी कर पाएंगे। पहला क्वेश्चन है कि किस अनुच्छेद के तहत नागरिक अपने मौलिक अधिकारों के उल्लंघन पर सीधे सुप्रीम कोर्ट जा सकता है? फिर से मैं क्वेश्चन दोहरा दे रहा हूँ, किस अनुच्छेद के तहत नागरिक अपने मौलिक अधिकारों के उल्लंघन पर सीधा सुप्रीम कोर्ट जा सकता है? अनुच्छेद 32 इसका आंसर होगा। कमेंट सेक्शन में आप लिखते भी जाएं। सुप्रीम कोर्ट के दूसरा क्वेश्चन है, सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश एवं अन्य न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है? सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश की एवं अन्य न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है? तो आंसर है राष्ट्रपति। कौन से अनुच्छेद के तहत? अनुच्छेद 124 क्लॉज 2 के तहत। अगला क्वेश्चन है, सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश की सेवानिवृत्ति की आयु कितनी है? सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश की सेवानिवृत्ति की आयु कितनी है? आंसर है 65। अगला क्वेश्चन है, सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश की कुल स्वीकृत संख्या कितनी है? क्वेश्चन में फिर से दोहरा देता हूँ, सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश की कुल स्वीकृत संख्या कितनी है? तो आंसर है 34, जिसमें कि एक मुख्य न्यायाधीश और 33 अन्य न्यायाधीश होते हैं। अगला क्वेश्चन है, सुप्रीम कोर्ट के किस निर्णय में संविधान के मूल ढांचे की अवधारणा स्थापित की गई थी? अभी मैंने बताया केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य। केशवानंद भारती का मामला कब हुआ था? 1973 ईस्वी में। अगला क्वेश्चन है, भारत के पहले मुख्य न्यायाधीश कौन थे? भारत के पहले मुख्य न्यायाधीश कौन थे? आंसर है जस्टिस हीरालाल जे कान्या। इनका पूरा नाम क्या है? हीरालाल जी किशन दास कान्या, जो कि 26 जनवरी 1950 को नियुक्त हुए थे। अगला क्वेश्चन है, किस अनुच्छेद के तहत सुप्रीम कोर्ट को विशेष अनुमति याचिका का अधिकार है, यानी स्पेशल लीव पिटीशन का अधिकार किस अनुच्छेद के तहत दिया गया है? तो अनुच्छेद 136 ईस्वी में। यहाँ मैंने बताया अनुच्छेद 136 ईस्वी में स्पेशल लीव पिटीशन SLP आप दायर कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, हेवियस कॉर्पस रीट जारी करने का क्या उद्देश्य है? हेवियस कॉर्पस रीट जारी करने का क्या उद्देश्य है? तो आप कहेंगे अवैध हिरासत से किसी व्यक्ति को मुक्त कराना। अवैध मतलब हिरासत में अगर लिया जाता है तो उस व्यक्ति को मुक्त कराने का अधिकार जो है ये रीट देता है हेवियस कॉर्पस। अगला क्वेश्चन है, सुप्रीम कोर्ट की पहली महिला न्यायाधीश कौन थी? सुप्रीम कोर्ट की पहली महिला न्यायाधीश कौन थी? आंसर है फातिमा बीबी। 1989 ईस्वी में ये बनी थी फातिमा बीबी। अगला क्वेश्चन है, सुप्रीम कोर्ट के जजों को हटाने की प्रक्रिया का उल्लेख किस अनुच्छेद के तहत किया गया है? सुप्रीम कोर्ट के जजों को हटाने की प्रक्रिया का उल्लेख किस अनुच्छेद के तहत किया गया है? तो आंसर है अनुच्छेद 124 क्लॉज 4। अनुच्छेद 124 क्लॉज 4। संसद के दोनों सदनों द्वारा विशेष बहुमत से सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश को हटाया जा सकता है। तो साथियों, ये था महत्वपूर्ण प्रश्न। इस टॉपिक को आप अच्छे से समझे होंगे और उम्मीद करता हूँ कि आपका कोई भी क्वेश्चन जो है इस टॉपिक को पढ़ने के बाद ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। हालांकि इसको विस्तार से आप अपने पुस्तक से पढ़ सकते हैं। तो चलिए इस वीडियो को यहीं ख़त्म करते हैं। अगर ये वीडियो अच्छा लगता है तो इस वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें ताकि वो भी इसका लाभ प्राप्त कर सके, और इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आपका एक सब्सक्राइब जो है हमें उम्मीद देता है कि हम आपके लिए अच्छे वीडियो लाते रहें। अगला वीडियो मैं किस पर बनाऊँ, आप अपनी राय भी दे सकते हैं। इस टॉपिक से रिलेटेड अगर कोई क्वेश्चन हो तो आप कमेंट सेक्शन में मेंशन कर सकते हैं। मैं उसका
भरसक प्रयास करूँगा कि उत्तर दे सकूँ। ओके, हैव ए गुड डे, टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद।